हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने जान रहा है कि हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला चैप्टर शुरू किया था। वो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। ठीक है, उसमें से हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने लगभग 6 प्रकार पढ़ लिया था और उसमें से कुछ प्रकारें बाकी थी जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला जो प्रकार में आता है वो आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम यहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम परिभाषा को निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अम्ल हो गया, भस्म हो गया, अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा में देख लीजिए, अम्ल एवं भस्म के फलस्वरूप बने नए पदार्थ लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो उसी में हमने क्या ले लिया कि एक अम्ल ले लिया जो हमारा क्या हो गया, HCl हो गया। अम्ल कैसे हुआ, तो अम्ल की परिभाषा कहती है कि वह पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तो वह अम्ल कहलाता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, OH प्रदान करता है, तो वो पदार्थ कहलाता है भस्म कहलाता है। तो ये पदार्थ हमने HCl ले लिया और ये NaOH ले लिया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमारा क्या निर्माण हो रहा है, लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदास कैसे है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, लेकिन लवण जो होता है ना तो खट्टा लगता है और ना ही कड़वा लगता है। ठीक है, तो इसी के कारण से ये दोनों गुण इस लवण में उपस्थित नहीं है, जिसके कारण से हम कहेंगे कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो अगला है प्रकार वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो, वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हमने कोई तत्व H2 ले लिया और हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया और क्लोरीन गैस ले लिया, तो कभी भी इन दोनों को अंधेरे में जब अभिक्रिया कराएंगे तो इन दोनों का कभी भी मिश्रण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें हम प्रकाश दे देंगे, प्रकाश की उपस्थिति में जब करेंगे तो ये HCl के रूप में अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो वही होगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण देख सकते हो फोटोसिंथेसिस का, जो प्रकाश संश्लेषण का कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रकार आता है ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े या किसी यौगिक में से हाइड्रोजन बाहर निकले तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन जो हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो हमारा क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, तो ऑक्सीजन को जुड़ना हुआ, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा इस अभिक्रिया। ठीक है, तो जिसके कारण से हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात इतनी याद रखनी है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन दूसरे यौगिक के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अवकरण अभिक्रिया पे। तो अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये सेम टू सेम ऑक्सीकरण का अपोजिट है, ये उल्टा है ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोजन जोड़े तो Cu जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा किसी यौगिक से साथ क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है,
तो इसे हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अब क्या होता है कि इन ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया के मेल से जो पदार्थ बनता है वो हमारा कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे हुआ, तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो पदार्थ हुआ और ये पदार्थ हुआ, तो इसमें हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन जाके जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख, इसके कारण से ये ऑक्सीकरण कहलाएगा और ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में जाकर जुड़ा है, तो हम कहेंगे इस यौगिक में जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या है, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इन दोनों के जब मिल से जब कोई यदि बनता है, जब अभिक्रिया होती है, तो इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। ठीक है, तो हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा दहन का। ठीक है, यानी कि दहन किसे कहेंगे, तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे हम कहते हैं दहन। ठीक है, अगर दहन को जानना हो, ठीक है, कि कैसे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो उसके लिए आप एक मोमबत्ती को जलाइए और उसके ऊपर ग्लास ढकिए, एक समतल पे ग्लास को ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या पता चलता है कि ग्लास में जितना ऑक्सीजन भरा हुआ है उतना देर तक वो मोमबत्ती क्या होगा, जलता रहेगा। और जैसे ही उस गिलास में का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से वो जो मोमबत्ती जो होगा वो क्या हो जाएगा, बुझ जाता है। ठीक है, यानी कि दहन कहता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करे, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला और जलने के बाद एक पदार्थ बना, उसके बाद ऊष्मा का निर्माण किया, तो उसे हम क्या करेंगे, दहन करेंगे। और कुछ दहन के लिए कुछ शर्तें होती है कि दहन के लिए क्या क्या जरूरी होती है। तो दहन के लिए जरूरी क्या होती है, तो वो होती है ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति। किसी भी दहन के लिए हमें ज्वलनशील पदार्थ होना जरूरी है। अगर वह ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तो वो दहन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कागज जो है वो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, वो जल जाता है। ठीक है, वहीं पे पत्थर की बात की जाए तो ये अज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि ये नहीं जलेगा। ठीक है, दूसरी क्या होनी चाहिए, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके क्या क्या पोषक तत्व होते हैं उसका होना आवश्यक होता है। ठीक है, तीसरा होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, अब उसमें उस पदार्थ का क्या होना चाहिए, किसी भी पदार्थ को दहन हो रही है तो उसके लिए ज्वलन ताप का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसके लिए परिभाषा इसकी पूछ दी जाती है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध को जब गर्म करते हैं, तो दूध को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो गर्म करते करते क्या होता है, वो एक निश्चित ताप को खोज लेता है और निश्चित ताप को खोजने के बाद वो क्या हो जाता है, दूध उफान मारने लगता है। ठीक है, तो वो जिस न्यूनतम ताप पर वो गर्म हुआ, ठीक है, जलना प्रारंभ हो गया, उबलना प्रारंभ हो गया, तो वही हमारा ज्वलन ताप होता है। ठीक है, ये इसी कागज का ले लीजिए, कागज का लीजिएगा तो उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी जलने लगता है। और एक मोटे लकड़ी को जलाना हो तो उसके लिए हमें क्या होती है, ऊष्मा की मतलब एक निश्चित समय हमें ढूंढना पड़ता है कि जब उसको गर्म होगा तब वो जलना प्रारंभ शुरू कर देगा। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ज्वाला किसे कहते हैं, तो ज्वाला उसे कहते हैं दहन के फलस्वरूप जो लौ उत्पन्न होता है, जो पीले रंग का लौ उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ज्वाला कहते हैं। दहन के फलस्वरूप उत्पन्न पीले रंग के लौ को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो ये ज्वाला जो हमारे होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाशमान ज्वाला, दूसरा होता है प्रकाशहीन ज्वाला। प्रकाशमान ज्वाला की बात की जाए तो इसमें जो प्रकाश होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें प्रकाश ज्यादा होता है, लेकिन इसमें गर्मी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब प्रकाशमान ज्यादा का होने का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश जलेगा तो अंधेरा में क्या होगा, वो पूरा पूरा उजाला कर देगा।
ठीक है, इसका मतलब वो प्रकाश ज्यादा होता है उसमें, लेकिन उसमें गर्मी कम होगी। उसका रंग जो होता है वो पीला होता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, वो अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। प्रकाशमान जो ज्वाला होता है वो किसकी उपस्थिति में अनुपस्थिति में जलता है? उपस्थिति में, तो अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यहीं पे प्रकाशहीन ज्वाला की बात की जाए, इसमें प्रकाश जो होती है वो कम होती है, गर्मी जो होती है इसमें ज्यादा होती है, रंग जो होता है ये नीला होता है, और ये ऑक्सीजन के पर्याप्त उपस्थिति में जलता है। इनको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलता है जिससे ये जल पाते हैं, ठीक है। तो कहा जाए, जब हम खाना बनाने वाला जो गैस यूज करते हैं तो वो कौन सा प्रकाश, कौन सा ज्वाला कहलाएगा? तो वो होता है हमारा प्रकाशहीन ज्वाला होता है, क्योंकि उसमें जो होता है प्रकाश कम होता है, ठीक है। जब अंधेरे में जब लाइट चली जाए तो हम लोग को अगर कह दिया जाए कि दीप जला दो, तो दीप जलाने के लिए हमको ये नहीं कहा जाएगा कि जाके गैस जला दो ताकि प्रकाश हो जाए, क्योंकि गैस में क्या होती है, प्रकाश नहीं होती है। और उसी तरह मोमबत्ती को हम जला देते हैं तो वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस गैस में क्या होती है, प्रकाश कम होती है, लेकिन उसमें गर्मी कम होती है, जिसके कारण से खाना अच्छे से बन पाता है। गर्मी क्या होती है इसमें? ज़्यादा होती है। और इसका रंग जो होता है, गैस जब चालू करते हो तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन के पर्याप्त उपस्थिति में वो जलना प्रारंभ करता है। यानी कि गैस के जो बर्नर होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र ज़्यादा दिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा चारों तरफ फैलता है, तो उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण से वो जल पाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मोमबत्ती में ज्वाला, ठीक है। तो इसमें बोल दिया जाता है कि मोमबत्ती के ज्वाला का चरित्र चित्रण कीजिए और उसको दर्शाइए कि कैसा कैसा क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा एक मोमबत्ती हो गया, जिसके सबसे बाहरी वाले को कहा जाता है सबसे गर्म वाला भाग कहा जाता है। जो सबसे मोमबत्ती के बाहर वाला होता है वो देखना सबसे गर्म होता है, जैसे ही हम सकता है वो तुरंत जल जाता है। उसके बाद में होता है ये जो मीट वाला होता है, तो ये कम गर्म होता है, ऊपर वाले से कम गर्म होता है, लेकिन जो अंदर वाला होता है वो सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए, अगर आप दिया की माचिस की तिल्ली ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे लगाते हैं ना, तो वो जल्दी नहीं जल पाता है। वही चीज अगर यहाँ सटा दो तो तुरंत जल जाता है, ठीक है। अब इसकी बात की जाए, जो ये बाहर वाला भाग होता है उसे बाह्य क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पे इसका पूर्ण दहन होता है इस मोमबत्ती का, ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है। ये अंदर वाले भाग होते हैं, इसको आंशिक दहन वाला मध्य भाग कहा जाता है, जो पीला होता है, यानी कि ये कम जलता हुआ नजर आता है। और अंदर वाले को कहा जाता है सबसे आंतरिक भाग, जो हमेशा रंग कैसा होता है, काला होता है। तो ये नीला, पीला, काला, ये सारे जो रंग पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के तौर पे, कि पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र वाले का रंग कैसा होता है, तो बताते हैं उसका रंग नीला होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग का जो रंग होता है कैसा होता है, तो कहते हैं पीला होता है। सबसे आंतरिक भाग वाला रंग कैसा होता है, तो उसका रंग काला होता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज पूछी जाती है, एक और टॉपिक जो है एलपीजी का है, जिसे क्या कहते हैं हम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये बिटूइन तथा प्रोपेन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, जो हम सिलेंडर यूज करते हैं गैस का, वो वही एलपीजी गैस होता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाता है, इसका उतना कोई खास स्थिति नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।